हमने पिछले कुछ सेशंस में चैप्टर 3 हमने किया है एलपीजी का। उसमें हमने क्या देखा है कि रीजन क्या थे एलपीजी के, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के, फिर उसके बाद कौन कौन से स्टेप उठाए गए। स्टेबलाइजेशन मेजर था, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म था, टू इंक्रीज द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ये पहला स्टेप था, टू डिक्रीज द इन्फ्लेशन ये दूसरा स्टेप था। ये थे स्टेबलाइजेशन मेजर। फिर ये दोबारा प्रॉब्लम ना आए हमको तो हमने स्टेप उठाया स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, which was basically the condition from World Bank and IMF since we took a loan of $7 billion. ये फिर उसके अंदर हमने प्राइवेटाइजेशन पहले किया, हमने ग्लोबलाइजेशन पहले किया, उसके बाद हमने किया लिबरलाइजेशन, जिसके 5 टॉपिक थे: इफिट, इंडस्ट्रियल रिफॉर्म, फाइनेंशियल रिफॉर्म, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म, इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड रिफॉर्म और लास्ट में टैक्स रिफॉर्म। बहुत डिटेल में मैंने कल कराया था ये। तो आज ये तो वो टॉपिक हो गए जो हुए थे 91 के बाद और आज तक चले हुए आ रहे हैं, लेकिन क्या क्या रह गया था और क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई थी वो टॉपिक है अभी का, कि किस किस चीजों पे ध्यान नहीं दिया गया था। सबसे बेकार काम हुआ था एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर में एलपीजी को लेके किसी भी एलपीजी से या न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में एग्रीकल्चर को कोई फायदा नहीं उठाया। एग्रीकल्चर को बहुत नुकसान हुआ था, सब्सिडी भी कम हो गई थी क्योंकि हमने सब कुछ इंपोर्ट करना शुरू कर दिया था, तो एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन का कोई फायदा नहीं हो रहा था। और एग्रीकल्चर में 1965 या 1970 यानी कि ग्रीन रेवोल्यूशन, उसके बाद कोई रिफॉर्म मेजर आया ही नहीं है। ये 3 जो लॉ आए थे एग्रीकल्चर लॉ, उसमें कुछ कोशिश की गई थी रिफॉर्म आने की, लेकिन वो भी पब्लिक ने माना नहीं, खासकर कुछ गिने चुने 15% किसानों ने नहीं मानी ये बात, तो उसमें प्रॉब्लम हुई है हमें। तो एग्रीकल्चर में ना पहले कोई रिफॉर्म आया ना अब कोई रिफॉर्म आया, तो वही एग्रीकल्चर में तो भट्टा ही बैठा था एलपीजी में, वो उसके बारे में। और इसके अलावा डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज धीरे धीरे खत्म होनी शुरू हो गई थी, अनएम्प्लॉयमेंट आ गई थी। ठीक है, ये चीजें हुई थी, कुछ बेनिफिट थे कुछ नेगेटिव पॉइंट थे, तो वो आपका टॉपिक है, वो मैं एक बार खोलता हूँ आपको, सीधा नोट्स में दिखाता हूँ आपको किस तरह के क्वेश्चन आपके आते हैं। 1 मिनट आप होल्ड कीजिए। ये आपके हमने हिट फिट की है। अब जो माइनस प्लस पॉइंट है वो बहुत आसानी से मैंने डाल रखे हैं इसके अंदर, उसको देखो। ये छोटे मोटे क्वेश्चन है, ये कर लोगे आप आराम से, ये क्वेश्चन है इसके अंदर। जहां भी मेरी बुक के अंदर ऐसे बॉक्स बना हुआ है ना, बॉक्स, इस बॉक्स का मतलब है ये पिछले 3 साल के क्वेश्चन है, ये सीबीएसई के विद आंसर डाल रखे हैं कि उस टॉपिक से रिलेटेड ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, और पूरा मेरे को याद दिलाया था किताब पे, तो बैठा मुझे याद रहेगा। ठीक है, तो ये हमने महारत्ना डिस्कस कर लिया था ऑलरेडी। टैरिफ पोस्ट, आउटसोर्सिंग, ये शॉर्ट नोट एंड डब्ल्यू ये भी कर लिया हमने, फंक्शन भी कर लिए थे हमने, सब कुछ ऑलमोस्ट कर लिया हमने। ये रहा, ये जो क्वेश्चन किया। ठीक है, ये व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ दिस रिफॉर्म ऑन एग्रीकल्चर। ये ठीक है, क्या हुआ जी, पब्लिक इन्वेस्टमेंट पे रिडक्शन हो गई थी क्योंकि लोगों ने ध्यान देना बंद कर दिया था एग्रीकल्चर पे, सब्सिडी खत्म कर दी गई थी। ठीक है, रिडक्शन इन इंपोर्ट ड्यूटीज ऑन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। आज इससे क्या नुकसान होगा आपको, जब ये कर दोगे आप, यानी बाहर से आप एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ले रहे हो सस्ते में, तो हमारे बिकेंगे क्या, डोमेस्टिक वाले, ये दिक्कत। ठीक है, एंड अगेन वी हैव मूव फ्रॉम कैश क्रॉप। ठीक है, फूड ग्रेन्स कम हो गए थे, महंगाई बहुत हो गई थी फूड ग्रेन्स के अंदर, क्योंकि फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन कम कर दी थी हमने। तो ये 4-5 पॉइंट है एग्रीकल्चर में, तो नेवर नो, सीधा ये क्वेश्चन दे दे आपको। ठीक है, फिर इंडस्ट्री पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, डोमेस्टिक इंडस्ट्री पे इम्पैक्ट गड़बड़ पड़ा, क्योंकि इंपोर्ट आज जो प्रॉब्लम हो रही है हमको नौकरियों की, इससे प्रॉब्लम हो रही है। देख रहे हो क्या लिखा हुआ है, चीप इंपोर्ट हो रहा है, तो आपकी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज पे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, हैवी कंपटीशन था, फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स थी, लोकल इंडस्ट्री को नुकसान हुआ, लेकिन कंज्यूमर को फायदा हुआ था बहुत, इसमें कोई तो राय नहीं। ठीक है, वही सब कुछ ये दोबारा क्वेश्चन में लिख दिया मैंने। ठीक है, ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट बढ़ गई थी, सर्विस सेक्टर बहुत बढ़ गया था,
क्योंकि सब कुछ आप बाहर से ले रहे हो, तो यू नीड सर्विस सेक्टर टू गिव सर्विसेज टू द इंपोर्टेड माल। ये है, ये क्वेश्चन बोर्ड में आया था ऐसे, एग्रीकल्चर सेक्टर अपीयर्स टू बी एडवर्सली अफेक्टेड बाय इकोनॉमिक रिफॉर्म, प्लीज एक्सप्लेन। तो जो ऊपर आंसर है वो, ठीक है, समझ गया लॉजिक शायद। और इंडिया को आउटसोर्सिंग डेस्टिनेशन क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमारे यहाँ सस्ता लेबर है, चीप लेबर मिल जाता है, इंग्लिश लैंग्वेज अच्छी है हम सबकी, और स्किल्ड लेबर है, यानी मेरे ऐसे बंदे स्किल्ड होते हैं, राइट? ये बोला ठीक है। तो ये आपके, ठीक है। फिर डिसइन्वेस्टमेंट क्या है, ये हमने डिस्कस कर लिया कि करीब करीब 1 लाख करोड़ का हर साल का हमारा टारगेट होता है कि माल बेचना है। LIC का एग्जांपल दिया था मैंने, इरिटेक एग्जांपल दिया था, ये वो केस हुआ। ये मैंने प्लस माइनस कर रखा है, क्या प्लस पॉइंट थे LPG के और क्या माइनस पॉइंट थे, तो इससे भी काफी क्लियर हो जाएगा। खत्म, चैप्टर खत्म हो गया आपका, ठीक है। देख लेते हैं एक बार पॉजिटिव पॉइंट क्या थे। हमारे ऐसे बंदे करोड़पति बने हैं या लखपति बने हैं, इसकी वजह से ही बने। Technically, if you remember the old days, if your father or your चाचा remember the old days, तो you would get to know कि नौकरियां नहीं मिलती थी आराम से। 2500 रुपए की तनख्वाह की मेरी पहली नौकरी थी, 1 महीने की 2500 रुपए की तनख्वाह थी मेरी पहली। You can imagine कितना नुकसान था उस टाइम। फिर बाद में धीरे धीरे पैसा इतना बढ़ गया, अब तो 25 लाख का भी पैकेज मिल जाता है स्टार्टिंग। The economic reform have enabled India to access and compete in international market, facilitate the movement of goods and services across the international boundaries, increase inflow of foreign capital, है ना, इस तरह की। और GDP बढ़ी, सैलरी बढ़ी, आउटसोर्सिंग का बेनिफिट हुआ, 4-5 पॉजिटिव पॉइंट है। नेगेटिव पॉइंट एग्रीकल्चर का बहुत नेगेटिव पॉइंट है, बहुत ज्यादा। किसान अभी तक गरीब है इन रीजंस की वजह से, ठीक है। अमीर लोग अमीर हो गए, गरीब लोग पैसे ही रहे, ये भी है। इनइक्वालिटीज हो गई है आप बहुत ज्यादा, ठीक है। सर्विस सेक्टर में बूम तो आया है, लेकिन रीजनल डिस्पैरिटीज बहुत है। आप देख लो, आपके सामने ही है। जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट अच्छा करता है, ठीक है, वो वाले रीजन बहुत बेनिफिट में है। जैसे मुंबई हो गया, महाराष्ट्र, गुजरात, इधर दिल्ली की तरफ आ जाओ आप, ठीक है। जो नहीं कर पाता, जिनके बॉर्डर एरियाज में इंटरनेशनल बाउंड्रीज या इंटरनेशनल सी नहीं मिल पाता, तो वो नुकसान भी रहता है, ठीक है। Thus, it can conclude that economic reform failed to provide social justice and enhance welfare of the general population. बस यही खत्म करना था, कल की होएगा खत्म। Anyways, फिर इसके अंदर मैंने क्या किया हुआ है, सारे बोर्ड के क्वेश्चन जो लास्ट 3 इयर्स के डाल रखे हैं, किस किस तरह के क्वेश्चन है, तुम्हें सारे आंसर आते होंगे। क्योंकि पहला क्वेश्चन क्या है, ठीक है ना, GST आंसर हो गया इसका, है ना। दूसरा क्या है, कौन से नोट डिमोनेटाइजेशन 500,000, ये बोर्ड के क्वेश्चन है। हाँ, इसका आंसर दो। तू भी दे दे लाला, बैठा हुआ अंदर वीडियो में, इसका आंसर दे। है ना, इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ट्रेड बोल रहा है वो, वर्ल्ड बैंक सोच रहा है। ट्रेड ट्रेड बेटा, ट्रेड ट्रेड कहाँ पे आ रहा है और वर्ड, यही तो आ रहा है ट्रेड, सिर्फ वर्ड गेट। अच्छा, ओके, ट्रेड है ना, ट्रेड ट्रेड प्रोसीजर ऑर्गेनाइजेशन। चलो ठीक है। यहाँ पे अगर होता ना वर्ल्ड बैंक, तो फिर होता तेरा IBAD, ठीक है। स्टेट एनी वन आउटकम ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कोर्स, इन्वेस्टमेंट बढ़ गया इंडिया में, ठीक है। इंडिया इज नॉट ए मेंबर ऑफ, इस चैप्टर क्वेश्चन नहीं है तो उसको हटा दो, 10 चैप्टर क्वेश्चन है। हाँ, इसका आंसर दे बेटा। करेक्ट पेयर बताओ, पेयर पहला ए किससे है, WTA, ट्रेड है तो ट्रेड आएगा इसमें, आ गया ना बी, ए का बी हो गया। RBI कौन है हमारा, हो गया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करता है। IBRD कौन है, ये नाम से लग रहा है, फैसिलिटेट रेंटिंग फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, आ गया IBRD। सागर जी थोड़ा आंसर दो। हाँ सर, हाँ हाँ, तो रिकॉर्डिंग हो रही है, काम जा रहा है, ठीक है, सही आंसर दिया करो। नहीं मैंने बंद मारा था, देखो बोर्ड का क्वेश्चन है, तो याद कर लेना बस।
एयर इंडिया नहीं, इंडियन ऑयल, सिंह अथॉरिटी, दो दे रखे। आगे देखा जो मैं कह रहा था आपको, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। कैट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1923 48 नंबर। हाँ जी, गलत है। आगे 1948 with 23 other countries. ठीक है। नेम एनी टू टैक्सेस व्हिच कंज्यूम्ड इनटू जीएसटी। तो सेल्स टैक्स डाल दो। What VAT मतलब जो था सर, था ना, वैट था, सेल्स टैक्स था, सर्विस टैक्स वैट था। है, सेल्स टैक्स है, बहुत सारे हैं। ये आ गए, ठीक है। अच्छा, state whether the following statement is true or false. The latest demonetization of currency was undertaken by the government of India on November 8, 2016. True है, पता ही नहीं। True. 8 नवंबर 16 को हुआ था ना, 8 नवंबर 16 रात को 8 8 बजे। बजे। 8 बजे सर, बस। और 12 बजे के बाद से हो जाएंगे। मेरी बुक का सबसे बेस्ट पॉइंट क्या है, ये जो नीचे मैंने टेबल दे रखे ना, ये टेबल देख रहा है, ये सारे एनसीईआरटी के स्पेशल पॉइंट हैं जो करने होते हैं। यानी क्योंकि पिछले साल टर्म 1 में एमसीक्यू आए थे ना, एमसीक्यू, तो एमसीक्यू के लिए ये मैंने बनाए थे पॉइंट्स, लेकिन तुमको भी डाल दिए मैंने, ठीक है। वो जो हम डिस्कस कर रहे हैं वही है, बस जो एनसीईआरटी मुझे दिखा ना, अच्छी बात मैंने ऐड किया। इसके साथ ही ये चैप्टर खत्म हो गया। कभी भी रिवीजन करना हो तो ये चार्ट देखो, रिवीजन हो गया है ना, सही है। क्योंकि लिबरलाइजेशन अपने आप में बहुत बड़ा था, तो मैंने लगभग डाल दिया इसमें, है ना। एक और चीज मैं तुमको बताना चाहता हूँ, होल्ड करो जरा एक बार। आखिरी मैं एक एमआरटीपी है, मोनोपोलिस रेसिस्टेंस। इसी के साथ ये चैप्टर हमारा खत्म हो गया, ठीक है। कुछ पूछना हो तो पूछ लो बच्चों। ठीक है, एनीवेज मैं रिकॉर्डिंग तो बंद कर दूं, फिर बात करते हैं। सर वो कह रहे थे ना